फ्रेंड्स, हाउस प्रॉपर्टी में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको ये एक पेज पे एक एक वर्ड लिख के हाउस प्रॉपर्टी समझाने जा रहा हूं। आपको दिक्कत आई हो तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक एक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन था, एक एक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन था। आप चाहे सारे लेक्चर दोबारा देखिए बट अपनी पोजीशन को समझिए। फिलहाल इस वीडियो से मैं एक लेक्चर एक पेज पे पूरा हैंड रिटन हाउस प्रॉपर्टी आपको समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी हेड है, मेरे साथ आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये जो हेड है ये बच्चों आता है सेक्शन 22 से 27 पे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेक्शन नंबर, स्वाभाविक है 22। तो सेक्शन 22 किस चीज के ऊपर है? इसे हम कहते हैं चार्जेबल सेक्शन, या आप इसे नाम दे सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में आने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो बच्चों सिंपल तीन बातें हैं। पहली बात, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम को आने के लिए तो स्वाभाविक सी बात है, क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग जरूरी है, बिल्डिंग जमीन पे होती है। तो बिल्डिंग के साथ जो लैंड है वो भी आप किराए पे देते हैं, तो इसी हेड में आएगा। तो बिल्डिंग से रिलेटेड जो हमारे पॉइंट निकलते हैं वो ये है, बिल्डिंग चाहे भारत में हो या बाहर हो। सर बाहर वाली कैसे टैक्सेबल हो सकती है? देखिए, ये आप पहले पढ़ के आ जाते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस में। अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो, तो वो टैक्सेबल हो जाती है। और इनकम रिसीव्ड में आपने पढ़ा था, अगर चाहे बिल्डिंग बाहर हो, इंडिया में मिल गई, तो चाहे आप एनओआर हो या नॉन रेजिडेंट हो तब भी टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। तो प्योरली बिल्डिंग होनी यहां बड़ी जरूरी है। दूसरी बात आती है, बिल्डिंग का जो इस्तेमाल है नॉट फॉर, नहीं होना चाहिए किसके लिए? पर्सनल, आपके खुद के, क्या? बिजनेस और प्रोफेशन, बीपी। अपने पर्सनल बिजनेस के लिए आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर कर लिया तो अरे भाई कोई बात नहीं, इन दैट सिनारियो पीजीबीपी हेड में चला जाएगा, इनकम इस हेड में नहीं आएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आप होने चाहिए साहब ओनर। देखिए, ओनर में कई बातें निकल के आ जाती हैं। ओनर में एक होता है लीगल ओनर। भाई आपके नाम में है प्रॉपर्टी, तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो आप चाहे लीगल ओनर हो या बेनिफिशियल ओनर हो। बेनिफिशियल मींस जिसे बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए ओनर के ऊपर हमें साथ में लेना चाहिए सेक्शन नंबर 27। बच्चों 27 जिक्र करता है डीम्ड ओनर। हम मान लेंगे आपको ओनर को, आपको ओनर बेनिफिशियल, चाहे आप लीगल हैं या नहीं है। भाई कब मान लेंगे? देखिए, इसमें पहला पॉइंट ये निकल के आता है, आपने बिल्डिंग जो है ट्रांसफर करी है बिना कंसिडरेशन के या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो सिंपल थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा, नहीं है क्या? कंसिडरेशन। अब किसको ट्रांसफर करी है? चाहे आपने अपनी बीवी को ट्रांसफर करी है या हस्बैंड कह लीजिए, या माइनर चाइल्ड। देखिए, जब बीवी आपकी है और बच्चे तो हैं ही आपके, तो उनके नाम ट्रांसफर करने की मंशा क्या रही होगी? आप टैक्स बचाना चाहते होंगे अपना, तो इसलिए भाई साहब हम तो ओनर आपको ही मानेंगे। अगला पॉइंट इसमें आता है होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। अगर हैं आप एचयूएफ, मतलब अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो तो उसकी कोई प्रॉपर्टी है जिसका पार्टीशन नहीं हो पाया, तो जिसके पास वो है उसी को मालिक मान लिया जाएगा, जबकि देखा जाए वो लीगल ओनर नहीं है। तीसरी बात,
देखिए पार्ट परफॉर्मेंस हुई है सर किस चीज की? एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। मतलब अगर आप कोई बिल्डिंग वगैरह बेच रहे थे, अभी पूरी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म नहीं हुआ, तो पार्ट परफॉर्मेंस हुई है। जैसे मान लीजिए ऐसे सेलर आपने सारे पैसे ले लिए, बस रजिस्ट्री नहीं नाम कराई अगले के, तो नेचुरल है उसको ओनर मान लेंगे हम। चौथा पॉइंट, दरअसल कोई स्कीम थी किसी बिल्डिंग सोसाइटी की, तो चाहे वो कंपनी की हो या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की हो, इस स्कीम के द्वारा आपको कोई मकान वगैरह अलॉट हुआ, तो आप उसके मेंबर हैं, तो लीगल ओनर तो वो कंपनी या सोसाइटी है, लेकिन रह तो आप रहे हैं, तो हम तो आपके भी मान लेंगे। एंड लास्ट में है, अगर आपने प्रॉपर्टी लीज पे ली है और लीज कम से कम है 12 बरस की, तो आपको ओनर माना जाएगा। बड़ी बात यह निकल के आती है हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो हमने रेंट लेना है, वो ध्यान दीजिएगा, वो रेंट होना चाहिए सिर्फ किसका? बिल्डिंग का, किसी और चीज का नहीं हो सकता। तो इसके बाद जब हम जाते हैं सेक्शन नंबर 23 की तरफ, महत्वपूर्ण हमारा यही है। तो देखिए जहां तक सेक्शन 23 का सवाल है, तो इसमें हम लोग निकालते हैं एनुअल वैल्यू। जो टैक्स लगेगा वो लगेगा बेटे एनुअल वैल्यू पे। अब प्रश्न ये है एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए दो बातें हैं। देखिए हम बिल्डिंग के यूज के लिहाज से देखें तो हम बिल्डिंग किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें मेन बात जो आती है, हम बिल्डिंग को किराए पे देते हैं, लेट आउट, और ये हम 23 सब सेक्शन 1 में बेसिकली पढ़ते हैं। तो बिल्डिंग आपने किराए पे दी। जब हम बात करें बिल्डिंग किराए पे दी, तो हमने ये कहा था 22 में, द चार्जेबल सेक्शन 22 देयर हैज टू बी बिल्डिंग मे बी इन इंडिया और अब्रॉड। तो बिल्डिंग का यहीं पे हम एक पॉइंट और लिखें, तो जो यूज हो सकता है, बिल्डिंग का जो इस्तेमाल है, बिल्डिंग का जो इस्तेमाल है, वो आप चाहे रेजिडेंशियल के लिए करें या आप उसका इस्तेमाल किस काम के लिए करें बेटा? कमर्शियल के लिए। तो चाहे बिल्डिंग रेजिडेंशियल हो चाहे बिल्डिंग कमर्शियल हो, तो कहने का मतलब ये है कि भाई बिल्डिंग जो होती है वो रहने वाली हो सकती है या फिर दुकानें, शॉप्स, ये सब हो सकते हैं। सो अब हम बात करें लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की, कि हम उसकी एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे। तो देखिए मैं बहुत ही सरल अंदाज में आपके सामने ये बात रखूंगा। तो लेट आउट में क्या है, दरअसल आप समझ लीजिए जो हमें मैच खेलना है वो किस में खेलना है? दो चीजें हैं, और ये दो चीजें हैं ER वर्सेस RR। दो चीजें मैंने लिख दी, ER वर्सेस RR। तो भाई ये ER क्या है? देखिए इसे पूरा नाम हम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। तो अलग अलग लोग अलग अलग शब्द इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, भाई कितने किराए पे प्रॉपर्टी चढ़ सकती है? तो इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहले आप क्या लीजिए, MR, पूरा आप यूं भी कह सकते हैं,
तो एमआर को आप पूरा कह सकते हैं म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। जिस इलाके में प्रॉपर्टी है उस इलाके की म्युनिसिपैलिटी ये वैल्यू तय करती है। इस एमआर को आप कंपेयर करें एफआर से। व्हाट इज एफआर? फेयर रेंटल वैल्यू, जिसका मतलब है एक फेयर वे में प्रॉपर्टी कितने किराए पे चढ़ सकती है और आप ले लें इन दोनों में से जो भी हो हायर, whichever इज हायर। अब क्या करें? अब आप ये हायर उठाइए, उस हायर को आप कंपेयर करेंगे एसआर से। व्हाट इज एसआर सर? स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट। ये हमारे देश में रेंट कंट्रोल एक्ट है, स्टेट लेवल पे बनते हैं। तो एक्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक कितना उसका किराया हो सकता है। अब इन दोनों में से क्या लेंगे बेटा? इन दोनों में से लेंगे हम विच एवर इज लेस। सर ऐसा क्यों? अरे बेटा क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट कानून के मुताबिक है, उससे ज्यादा तो आप ले ही नहीं सकते हो। तो विच एवर इज लेस इज, ये बेटा आ गया आपकी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ईआर कहें ईआरवी कहें, शॉर्ट में जो भी अच्छा लगे आपको। व्हाट इज आरआर सर? बेटा रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, जितना आपको रेंट मिला या जितना मिल सकता था, जितने में प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ सकती है। तो इसके लिए क्या लें आप बेटा? इसके लिए पकड़े आप एक्चुअल रेंट, मैं इसे शॉर्ट में कहता हूं एआर। पूरे बरस का एक्चुअल रेंट जितने पे प्रॉपर्टी किराए पे दी जा सकती वो ले लें। इसमें से बच्चों अच्छा एक चीज महत्वपूर्ण जो पक्का याद रखें, जो एक्चुअल रेंट ले रहे हैं वो ऑफ बिल्डिंग ही लेना है, राइट? सिर्फ बिल्डिंग का। कई बार होता कॉम्पोजिट रेंट, बिल्डिंग के साथ हमने फर्निश्ड हाउस दे दिया, फर्नीचर वगैरह, एसी वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी, कोई और या कोई सर्विसेज का चार्ज आपने अलग से ले लिया। नहीं, प्योरली बिल्डिंग का ही रेंट लेना है, वही हाउस प्रॉपर्टी में हेड में आएगा। तो अगर सेपरेबल है बड़ी अच्छी बात है, बिल्डिंग का निकाल लो। अगर सेपरेबल नहीं है तो मैं बता दूं हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम नहीं आएगी, यह इनकम पीजीबीपी हेड में जाएगी अगर आपका वो बिजनेस है, वरना जिसका कोई नहीं यारो उसका अदर सोर्सेस है, राइट? तो एक्चुअल रेंट में से जो आपने बिल्डिंग का लिया, इसमें से आप माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? दो चीजें हम यहां से माइनस करेंगे। पहली बात आती है अनरियलाइज्ड रेंट, वो रेंट जो आपको मिल ना पाए। बड़ी साधारण भाषा में कहें, टेनेंट ने पैसे मार लिए। तो इस पे रूल 4 डील करता है इनकम टैक्स रूल्स का। बी, कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज, बोन कहें या यूं कह लीजिए पेड बाय ऑनर। जो देखिए एक चीज क्लियर थी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में आने के लिए हम ऑनर होना जरूरी था। ऑनर अपनी जेब से जो आपको सुविधाएं दे रहा है, तो दे रहा है तो अगले को रेंट जो आपसे 10,000 अगर उसने मान लीजिए लिए, तो 2,000 की वो सुविधा दे रहा है, तो भाई साहब आपसे रेंट 8,000 लिया ना, तो 8,000 हुआ ना हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए। तो ये लिफ्ट हो सकता है, वाटर पंप मेंटेनेंस, गार्डनर वगैरह कुछ भी हो, तो माइनस कीजिए। तो सर हमने ये दो चीजें निकाल ली। बेटा निकाल ली है तो बड़ी मुबारक बात है आपको। अब क्या करें? तो मैंने कहा था गेम जो है वो है ईआर वर्सेस आरआर। तो अब क्या ले लें? ईआर और आरआर, विच एवर इज हायर, ये ले लीजिए। और अब क्या करें? इस हायर में से आउट ऑफ इट डिडक्ट। तो देखिए मैं इजी वे में आपको ये समझाने जा रहा हूं। तो ये मेरा जेबी निकालने का तरीका बड़ा ही आसान सा है, सरल सा है। वो लंबी चौड़ी कुछ कहानियां टेक्निकल उसमें जाए बिना। आउट ऑफ इट डिडक्ट, उसमें से माइनस कर दें वैकेंसी पीरियड रेंट। सर ये क्या हुआ? अरे जितने महीने मकान खाली रहा, क्योंकि ऊपर ध्यान दीजिएगा यहां मैंने एक्चुअल रेंट पूरे बरस का लिया था।
तो जो वैकेंसी पीरियड रेंट है, जितने महीने खाली रहा मकान, वो आप उस हायर में से डिडक्ट कर दें। फिर ये जो बैलेंस है, इसे हम एक नाम देंगे बेटा, इसे हम नाम देते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। तो बेटा ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहां निकल आई, GAV। अब देखिए हम बात कर रहे थे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की। अब लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की जब आपने इनकम निकालनी है तो ये GAV निकला। अभी आपको बता दूं, इसमें से इनकम जब निकालनी हमें, अब माइनस करेंगे। आजकल आपने देखा होगा जहां भी आप रहते हैं, म्युनिसिपैलिटी वाले आपकी बिल्डिंग का एक टैक्स लेते हैं जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। तो आप इसे कह सकते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, साधारण भाषा में वही जो आजकल शब्द हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। ये माइनस कीजिए, लेकिन साहब कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? तो ये माइनस तभी करना है इफ एक पेड हो, दैट मीन्स अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो माइनस नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन, ऑनर ने ही पे किया है। अगर टेनेंट ने पे किया माइनस नहीं होगा। कब पे हुआ है? ड्यूरिंग RPY, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जैसे आपका 19-20 है तो ही माइनस करेंगे। डोंट मीन्स अगर RPY में पे नहीं किया माइनस नहीं करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स में रिलेट टू एनी ईयर, तो एनी का मतलब हो गया ये पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, प्रेजेंट ईयर का भी हो सकता है, किसी भी बरस का हो, बस RPY में पेड हो, बाय ऑनर पेड हो, माइनस कर दीजिए आप। तो जैसे आप माइनस करते हैं, इस बैलेंस को हम कहते हैं NAV, नेट एनुअल वैल्यू। और बेटा इसमें से आपको यहां स्टार्ट हो जाता है आपका सेक्शन नंबर 24, यहां मिलती हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, और ये दो मिलती हैं। एक है 24A, दूसरी है B। 24A में जो डिडक्शन आती है हम उसे नाम देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड का मतलब है सरकार की तरफ से एक फिक्स्ड है, ये आपको डिडक्शन मिलनी है, और ये मिलती है एट द रेट ऑफ 30%। जो अभी आपने निकाला NAV, उसका 30% ले लीजिए। सर काय को मिलती है ये? देखिए बिल्डिंग है आपकी, उसमें रिपेयर करवाना, मेंटेन करवाना, कुछ भी आप करवाएं या ना करवाएं, सरकार की तरफ से ये एक फिक्स्ड आपको डिडक्शन अलाउड है। क्या आपने बिल्डिंग किराए पे दी है, मेंटेन तो आप रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण डिडक्शन है बेटा, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये डिडक्शन कैसे निकालेंगे, लंबी चौड़ी कहानी है, सेल्फ ऑक्युपाइड के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो अंत में ये आ गया इनकम फ्रॉम HP, या लेट आउट हाउस कह लीजिए, हेलो। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन है कैसे निकालनी है, ये समझाने वाली बात है, थोड़ी देर में समझाता हूं। इधर आ जाइए साहब। लेट आउट के बाद देखिए बिल्डिंग किस कार्य के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? अपने रहने के लिए बेटा, सेल्फ ऑक्युपाइड। एक और शब्द ले लीजिए, कई बार बिल्डिंग हमारी होती है, हम रह नहीं रहे होते क्योंकि हम बाहर नौकरी वगैरह करने गए हों, तो आप इसके लिए एक शब्द और ले सकते हैं, अनऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। 23(2) में। तो जनाब जब सेल्फ ऑक्युपाइड है तो हमने किराए पे तो दी नहीं है, कोई इनकम तो है ही नहीं, क्या टैक्स लगना चाहिए? लगना भी नहीं चाहिए। तो इसमें आंसर बड़ा क्लियर है, एनुअल वैल्यू AV टेकन एज निल। कुछ ER ये वो निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो सरकार आपको ये खींच के बेनिफिट दे रही है, टेकन एज निल। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है,
सेल्फ ऑक्युपाइड कौन रहेगा? इंसान ही रहेगा ना, उसी को घर चाहिए। अगर आप कंपनी है और आपने मकान बनाया, कंपनी खुद तो रहने नहीं आएगी। क्लियर है? आर्टिफिशियल पर्सन है, तो मत भूलिए ये जो बेनिफिट मिलता है ये किसके लिए मिलेगा? ये तो कॉमन सेंस है। पर्सन सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में आप पढ़े थे, इंडिविजुअल को रहने के लिए मकान चाहिए, एचयूएफ को चाहिए। तो ये उन लोगों को बेनिफिट दिया गया है। एनुअल वैल्यू नील ले लेंगे, लेकिन उसमें से आपको सेक्शन 24 में एक डिडक्शन मिलेगी, और वो मिलती है 24B वाली। और इस डिडक्शन को हमने नीचे लेटआउट में भी नाम लिखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन। जब साहब एनुअल वैल्यू ही आपने नील ले ली है और डिडक्शन मिली, तो स्वाभाविक है अंत में जो आंसर आया वो क्या आएगा? लॉस आएगा ना, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो लॉस से आपको बेनिफिट होता है जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, क्योंकि ये लॉस आप किसी और हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? अब बड़ी बात जो है वो सेल्फ ऑक्युपाइड में आपको याद ये रखना है, नोट, ये जो बेनिफिट दिया है इंडिविजुअल या एचएफ को, ये बेनिफिट एक मकान के लिए नहीं दिया गया, ये बेनिफिट दिया गया है आपको फॉर 2 HP, जो कि सेल्फ ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड है, 2 मकानों के लिए। सर ऐसा क्यों? दरअसल फाइनेंस एक्ट 2019 से ये बेनिफिट एक मकान से 2 मकान में बढ़ाया गया। इकॉनमी नीचे गिर रही थी, डेवलपर्स जो मकान बना रहे हैं बिक नहीं रहे हैं, तो हम थोड़ा चाहते थे इकॉनमी रिवाइव हो, तो लोग खरीदें। लोग तो नहीं खरीदते थे भाई, टैक्स लगता है, चाहे 2 मकान है, चाहे किराए पे नहीं दिए, एक पे टैक्स लगता ही लगता था। तो वो बेनिफिट देने के लिए आपको 2 का यहां पे मिला है। अब बारी आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन कैसे निकालेंगे, और यही तो मेन प्रश्न है। इसी पे आते हैं हम, अगला चार्ट इसी पे बनाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन के लिए और ये मैं लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड दोनों के लिए मैं चाहूंगा एक पेज में ये सारा हाउस प्रॉपर्टी हेड आपका आए। और बड़े प्यार से आ भी जाएगा। तो मैं दोनों के लिए आसान करने के लिए, चाहे लेट आउट हो सेल्फ ऑक्युपाइड हो, क्योंकि ये ओवरलैप करती है, डिडक्शन लगभग सेम है, तो ये रही इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए डिडक्शन। सेक्शन तो आप जान गए हैं, 24B है। देखिए जब लोन लिए हैं तो यहां ध्यान रखिए, लोन किस लिए लिए हैं। मैं पर्पस को 2 भाग में बांटता हूं। मैं हिंदी में कहना यहां पसंद करता हूं, बनाना, या तो मकान बनाना है आपने, या मकान को ठीक करवाना है। देखिए जहां तक बनाने का सवाल है, 2 चीजें आ जाती हैं। लोग कहते हैं भाई मैंने तो बना बनाया मकान खरीदा, तो मैं तो बात तो यही कहूंगा ना, मकान तो आपके लिए भी बना है, तो इसे आप परचेज कह सकते हैं बनाने में। और दूसरा शब्द है कंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो परचेज हो, कंस्ट्रक्शन हो, दोनों ही हम साथ में रख रहे हैं। ठीक करवाने के लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? आप रिपेयर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रेनोवेशन शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? जो भी आपको उचित वर्ड लगे। थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन वर्ड भी ले सकते हैं। तो मकान का पर्पज ये होना चाहिए, ये नहीं कि भाई हमने मकान गिरवी रख दिया, काय को बिजनेस में पैसे चाहिए थे, सॉरी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मकान बनाने हेतु, ठीक करवाने हेतु, आई मीन विद रिगार्ड टू दैट यू गोना गेट द डिडक्शन बेटा जी। अब देखिए ऐसा है, अगर ये मकान आपका लेट आउट है, और देखिए लेट आउट का मैं समझाने जा रहा हूं, यहीं पे सेल्फ ऑक्युपाइड की गेम निकल आएगी, तो बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए एक चीज तय है, आपने इनकम निकाल रहे हैं किसकी? आरपीवाई। आरपीवाई आप लोगों का 19-20 है फिलहाल, राइट? तो आरपीवाई में आपने क्या दिया होगा बेटा? ब्याज दिया होगा।
ब्याज कब देंगे अगर लोन है तो? बच्चे बहुत ही छोटी सी एक गलती कर लेते हैं, वो ये गलती कर लेते हैं साहब, वो इंटरेस्ट की डिडक्शन उठा लेते हैं जबकि लोन ही नहीं है। 19-20 पूरा बरस है, एक बरस है, तो ध्यान दीजिए अगर लोन 9 महीने है तो ब्याज कितने दिन का लोगे? 9 महीने का। 2 महीने है तो 2 महीने का, नहीं है तो नहीं है तो पूरा साल है। तो ये तो स्वाभाविक सी मैथमेटिक्स है, तो प्लीज कंसिडर दैट। तो लेट आउट में देखिए यहां डिडक्शन के 2 पार्ट्स हैं, 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स में ये डिडक्शन मिलती है। 2 चीजों से बन के ये डिडक्शन तैयार होती। क्या है ये 2 हिस्से? पहला हिस्सा 100% इंटरेस्ट जो आपने पे किया या जो बना ऑफ आरपीवाई, आप इसे नाम देना चाहें, एक्चुअल इंटरेस्ट कह लीजिए साहब, जो भी वर्ड। देखिए जैसे मर्जी, कोई किताब हो, ऑथर हो, टीचर हो, अलग अलग टीचर अपने शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो साधारण भाषा में मैंने लिख दिया आरपीवाई का जितना ब्याज बना, और मैंने आपको चीज बता दी, लिखना चाहें आप साथ में हिंदी में लिख सकते हैं। ब्याज तभी होगा अगर लोन है तो पूरा साल है तो पूरा साल, नहीं है तो 0, 3 महीने तो 3 महीने, 8 महीने तो 8 महीने, पूरा ब्याज लेंगे, पूरे बरस का लेंगे, पेड और ड्यू। तो कहने का मतलब यह है अक्रूवल बेसिस यहां इस्तेमाल होगा। दिया है नहीं दिया उससे कोई लेना देना नहीं, सरकार आपको बेनिफिट दे रही है कि भाई साहब गरीब आदमी है, आम आदमी है, बड़ा मुश्किल से कर लिया, डिडक्शन दीजिए। लेकिन अब जहां बच्चों से अधिकतर जो गलती होती है वो है ये हिस्सा। 2 हिस्से थे मैंने कहा, प्लस कहें या एंड वर्ड कह सकते हैं, यहां बच्चे गलती करते हैं। इस पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझना जरूरी है। इसे मैं कहता हूं 1/5 कहें या 20% कह लें ऑफ पीसीआई। व्हाट इज पीसीआई? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। वर्ड कंस्ट्रक्शन आ गया, तो यहां मैं इस सिंपल भाषा में कहूंगा, इसलिए मैं हिंदी इस्तेमाल कर रहा था। यहां बनाने वाला पर्पस आ गया, 2 थे ना, बनाना या ठीक करवाना, तो बनाने वाला पर्पस 1/5 पीसीआई। सर ये क्या है? इसको समझने के लिए एक बेसिक चीज समझनी जरूरी, जो हम गलती कर देते हैं। साहब क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं बच्चा लोग हाउस प्रॉपर्टी से इनकम। तो बेसिक कंडीशन क्या थी? क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग। अरे भाई साहब बिल्डिंग तभी होगी जो बन के तैयार होगी। अगर आपने मकान खरीदा, मान लीजिए प्लॉट खरीदा 4 साल पहले, और 4 साल से कंस्ट्रक्शन हो रहा है कम वक्त, तो क्या मकान तैयार हो गया? क्या नहीं हुआ ना, खंडर है भाई, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम नहीं आती। तो बड़ी जरूरी चीज है जो आपको फिर से एक बार हम अपने बेसिक्स में चलते हैं। देखिए पहला पॉइंट बिल्डिंग लिखे थे हम लोग, तो बिल्डिंग क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए, रहने लायक होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए। और कंस्ट्रक्टेड के लिए हम क्या कहेंगे? तैयार होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अंडर कंस्ट्रक्टेड है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा। तो अब समस्या क्या हुई? जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई 4 बरस हो गए प्लॉट लिए, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मकान तो नहीं तैयार हुआ, तो 4 बरस का भी तो ब्याज दिया आपने। तो सर क्या हो गया? ब्याज दिया तो देना पड़ेगा। अरे बेटा ब्याज दिया लेकिन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम ही नहीं आई। सर क्यों नहीं आई? अरे बेटा बिल्डिंग ही नहीं तैयार। तो सर वैसे भी हम बात कर रहे थे लेट आउट की, तो जब बिल्डिंग तैयार ही नहीं है तो लेट आउट की बात करें तो वो किराए पे भी नहीं दी, तो वैसे ही इनकम नहीं है। अरे इनकम नहीं है, लेकिन सरकार आपके लिए बड़ा अच्छा सोच रही है। सरकार कहती है जो पिछले 4 साल का जो ब्याज दिया, ऐश कीजिए, हम आपको वो पिछले 4 सालों के ब्याज की भी डिडक्शन देंगे। लेकिन कितने ब्याज की? 1/5 मीन्स 20%। नहीं, सरकार ऐसा नहीं कि सिर्फ बेनिफिट 20% देना चाहती है, वो ये बेनिफिट आपको 20% करके 5 साल में देना चाहती है। मतलब सरकार उस 4 साल के पूरे ब्याज की डिडक्शन दे रही है, बट एकदम से नहीं देगी। जैसे मकान बना, कितने सालों में देगी?
5 टुकड़ों में करके 5 साल, तो इसलिए समझिए। तो 1/5 PCI क्या है, इसको निकाल सर किसे, बेटा आप देखें ईयर ऑफ कंप्लीशन को, क्वेश्चन में ढूंढिए जिस बरस मकान कंप्लीट हुआ, कोई भी डेट दे रखी होगी, उस डेट से ईयर देखना है। गलती बच्चे क्या कर लेते हैं, उस डेट को पकड़ लेते हैं, सॉरी ईयर। मान लीजिए 17 जून 2018, ध्यान से मेरा उदाहरण सुनिएगा, 17 जून 2018, तो ईयर कौन सा हो गया, 18-19 हो गया ना, 17 जून 2018, 18-19 ईयर बनाना। 15 अप्रैल 2014, 15 अप्रैल 2014, तो बरस कौन सा हुआ, 14-15, 14-15। तो ईयर ऑफ कंप्लीशन देखें, देख लिया सर। अब इसको देखने के बाद ध्यान दीजिएगा, आप टोटल, जिसे हम एग्रीगेट भी कहते हैं, इंटरेस्ट निकाल लें, टोटल इंटरेस्ट निकाल लें। सर किसका, कैसे निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट, फ्रॉम डेट ऑफ लोन, जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन से टिल, तो दो चीजें हैं, तवज्जो दीजिएगा, फ्रॉम टिल, तो जिस समय आप लोन लिए हैं, जिस दिन से लोन लिए हैं, टिल ईयर प्रायर टू ईयर ऑफ कंप्लीशन। तो ये जबरदस्त बात थी। क्या ले रहे हैं हमने ब्याज जो लेना है ईयर का ही लेना है, डेट नहीं देखनी, प्रायर टू ईयर ऑफ कंप्लीशन। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ईयर ऑफ कंप्लीशन, मान लीजिए मैंने कहा था 17/6/18, तो ये डेट नहीं देखनी, ईयर निकालो ना, क्या बना 18-19, क्लियर। तो 18-19 से टिल को देखिएगा, ईयर प्रायर टू ईयर ऑफ कंप्लीशन, तो टिल का मतलब यहां क्या हो गया, उससे पहले वाले साल का 17-18। और डेट ऑफ लोन, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आप लोग लोन लिए थे 1/10/2016 को, तो 1/10/16 से 17-18 कहां कंप्लीट हुआ, नेचुरल है 31 मार्च 18, तो 1/10/16 से 31 मार्च 18 तक का टोटल ब्याज निकाल लो। अब क्या करो, टोटल वर्ड था ना बेटा यहां पे, आउट ऑफ टोटल 1/5 20% allowed as deduction in 5 years। तो डिडक्शन तो पूरी मिल रही है, लेकिन 5 साल में मिलेगी। सर कहां से, फ्रॉम ईयर ऑफ कंप्लीशन, जिस साल मकान कंप्लीट हुआ उस साल से। तो हमारे उदाहरण में मकान कंप्लीट कब हुआ था, 18-19 में, तो 18-19 से लेते हुए बेटा कितने साल, 5 साल तक ये डिडक्शन मिलेगी। अब आप क्या देखें, बच्चा 5 साल का निकाल लेता फिर गलती कर लेता। आपको ये देखना है ये 5 इंस्टॉलमेंट में से कोई एक आपके आरपीवाई में आ रही है या नहीं, तो ये बड़ी बात देखनी है। नाउ सी वेदर इट फॉल्स इन आरपीवाई और नॉट, कि हमारे आरपीवाई में आ रही है या नहीं। तो मेरे उदाहरण के मुताबिक 18-19 से डिडक्शन मिली, तो अगला साल ही कौन सा आ गया, 19-20, यही आरपीवाई है, तो ऊपर ऐड कर लीजिए। लेकिन अगर वो 5 साल हमारे में नहीं आ रही, पहले खत्म हो गई, तो मत ऐड कीजिए, दैट्स इट मैन। तो ये थी आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन लेट आउट के लिए। अब थोड़े एनालिसिस करने जरूरी है, बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिएगा। क्या लेट आउट में हमने आपके इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई, कोई नहीं लगाई, पूरा 100% दे दिया, और पिछले सालों का भी 5 टुकड़ों में दे दिया।
अब चीज क्या आती है, अगर मकान है सेल्फ ऑक्युपाइड, कौन सा मकान है, सेल्फ ऑक्युपाइड, तो अगला हम हिस्सा ले रहे हैं सेल्फ ऑक्युपाइड, और मैंने एक पेज में लिखवाने के लिए कहा था, तो ये मैंने उदाहरण देते देते ना कम वक्त कुछ ज्यादा ही इलाका खराब कर दिया अपना। बट चलिए साहब, अब मैं बात कर रहा हूं सेल्फ ऑक्युपाइड की। मैंने ऊपर आपको बता दिया था वहां आपको बेनिफिट 2 मकान तक मिल सकता है, 2 मकान तक। सेल्फ ऑक्युपाइड में आपको 2 चीजें देखनी है। लोन का आपने देखना है टाइम, भाई किस दिन लोन लिया, लोन का टाइम देखना भैया। लेट आउट में ऐसा कोई लोचा नहीं था, लेकिन अंत में आंसर लगभग ऐसे ही निकलने वाला है जो लेट आउट मैंने समझाया। तो अगर टाइम है, ये लोन जो अब आप लिए हो ये है बिफोर 1/4/99, 1/4/99, तो मोटा मोटा ये भी कह सकते हैं टिल व्हाट 98/99। तो दूसरा हिस्सा क्या आ गया, ऑन या आफ्टर 1/4/99, तो यहां से साल कौन सा स्टार्ट हो गया 99/2000, तो यह बन गया टिल 98/99 तक, और यहां बन गया आपका 99/2000 ऑनवर्ड से। तो कहता है अगर 1/4/99 से पहले का, देखा जाए आज के दिन इतनी यूटिलिटी नहीं रहती, आज हम 2020 में हैं, बड़ी पुरानी बात होगी, तो आज के दिन क्वेश्चन कम से कम इस हिस्से पे तो मत डालो यार, बट क्या एग्जाम में कुछ भी डाल सकते हैं, सो आई कांट टेक द चांस मैन। तो अगर 1/4/99 से पहले का आप लोन लिए हो तो डिडक्शन क्या रहेगी, मैंने आपको पर्पस बताए थे साहब, बनाना या ठीक करना। तो यहां पे पर्पस कोई भी हो, पर्पस एनी। अच्छा एक चीज मत भूलिए, 1/5 पीसीआई कौन से पर्पस में लगती है, वो बनाने वाले में लगती है, वो मत भूलिएगा। यहां आप क्या करेंगे, आप वही लेट आउट में जो 2 हिस्से देख रहे हैं, 100% इंटरेस्ट फॉर आरपीवाई या एक्चुअल इंटरेस्ट कह लो, प्लस 1/5 पीसीआई, सेम वैसे ही लेट आउट की तरह। तो वही एक्चुअल इंटरेस्ट आरपीवाई वाला प्लस 1/5 पीसीआई, सेम वैसे ही निकालना है, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन 1/5 पीसीआई सिर्फ बनाने में होगा। इसको आपने कंपेयर जो करना है ₹30,000 से करना है, और दोनों में से क्या लेंगे, विच एवर इज लेस। तो सीखा क्या, अरे भाई साहब सीखा ये मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितनी मिलने वाली है, 30,000 ही मिल रही। तो सेल्फ ऑक्युपाइड पे रोक लगी, डिडक्शन इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। सर कई को, अरे भैया सेल्फ ऑक्युपाइड में वैसे तुम्हारी इनकम पे कोई टैक्स तो लगा ही नहीं रहे थे, आपको बेनिफिट स्टेट में किस चीज का आ रहा था, लॉस ही तो निकल के आ रहा है, यहां पे देखिए ना, हम तो एनुअल वैल्यू आपको अलाउड कर दिए नील, तो इसलिए उन्होंने एक बेनिफिट रिस्ट्रिक्टेड दे दिया। लेकिन अगर 1/4/99 के बाद आप लोन लेते हैं तो यहां हमें पर्पस को दोनों कैटेगरी में देखना होगा। देखिए अगर पर्पस है आपका इफ बनाने वाला, तो सेम यही आंसर है जो 1/4/99 आप देख रहे हो, सेम ऐसा ही, वही गेम, वही एक्चुअल इंटरेस्ट प्लस 1/5 पीसीआई, लेकिन कंपेयर जो करेंगे वो 30,000 से नहीं करेंगे साहब। यहां पे सरकार ने आपको बेनिफिट बढ़ा दिया स्टेट के बाद, क्योंकि पैसे की वैल्यू गिर गई, 2 लाख रुपए। आगे स्वाभाविक है विच एवर इज लेस, तो आपकी डिडक्शन बढ़ा के कितनी कर दी गई, 2 लाख। लेकिन अगर पर्पस रहेगा, क्योंकि पर्पस मैंने यहां बनाना लिखा है, तो लेकिन इफ पर्पस ठीक करना, तो ठीक करने में तो पीसीआई आएगा ही नहीं, तो वहां क्या होगा, तो आप लीजिए एक्चुअल इंटरेस्ट और उसको कंपेयर करेंगे आप किससे, 30,000 से, और आंसर क्या लेना है,
विच एवर इज लेस, तो मैक्सिमम 30,000। तो यहां डिडक्शन 30 ही रहेगी जैसे 1499 से पहले थी, क्योंकि आपने रिपेयर करवाया, सरकार इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं देना चाहती। अब एक चीज और पल्ले बांध लीजिए, दो बातें हैं यहां पे। मान लीजिए एक लोन लिए 1499 से पहले और एक लिए 1499 के बाद, दो लोन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो। तो सर डिडक्शन क्या रहेगा? 30,000 सर पहले से आ जाती थी, 2 लाख यहां से, तो 230 हो गया। सॉरी, डिडक्शन 230 नहीं मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख ही रहेगी। तो ये नोट अपने आप लिख लीजिए जहां आपको जगह दिखे आपके पेज में, जैसे अलाउड हो कि एक लोन 1499 से पहले है, एक बाद में है, तो पहले वाले में से और दूसरे वाले दोनों मिला के 2 लाख से ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगी। देन मैंने बात कही आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 मकान का बेनिफिट मिलता है, तो दोनों मकानों से अगर डिडक्शन 2-2 लाख लेके 4 लाख भी हो सकती है क्या सर? सॉरी, अगर आप नोट नंबर 2, अगर 2 मकान हैं तो दोनों की भी डिडक्शन का अमाउंट 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा। तो प्लीज 2 नोट यहां जरूर पकड़िए। क्लियर? तो 2 नोट यहां पे जरूर लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड से रिलेटेड मेरे पास, क्योंकि मैंने एक पेज का आपसे वादा किया था और ये परफेक्टली मेरा जा भी रहा है। तो एक नोट, वैसे इधर उधर भी मेरे पास जगह है, तो जैसे आपको लिखना हो यू कैन राइट मैन। ठीक है, तो ये बात थी। तो अब लोन के ऊपर ही, क्योंकि ये होता है सेक्शन 24, तो लोन के ऊपर ही मैं एक पॉइंट यहां हल्का सा और बता दूं। सर क्या लोन हिंदुस्तान के बाहर से ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो भाई, क्या दिक्कत है, ले लीजिए अब्रॉड से लोन। लेकिन इसमें समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई बेटा, ब्याज कहां पे करोगे? हिंदुस्तान के बाहर पे करोगे, तो कमाई कहां हुई? हिंदुस्तान के बाहर हुई। सरकार कहती है सोर्स तो इंडिया में हुआ, तो इसलिए डिडक्शन तभी मिलेगी अगर आप टीडीएस काटें। तो यहां पे दरअसल सेक्शन 25 आ जाता है, 24 के बाद 25, डिडक्शन इफ टीडीएस, अगर आपने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब उसको ब्याज दें टैक्स काटने के बाद, क्योंकि अगला बाहर वाला है वो हिंदुस्तान में आकर के टैक्स नहीं देने वाला, तो हमने कहा बेटा डिडक्शन लेनी है तो टीडीएस काट, वरना नहीं देंगे। तो ये बनता है आपका सेक्शन नंबर 25। ऊपर देखिए हमने 23 से स्टार्ट किया था, 23(1) में लेट आउट आया, 2 में सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो अगर मैं 23 की बात करूं हल्की सी, थोड़ा और उसको आगे बढ़ाते हुए, तो बच्चों एक आता है सेक्शन 23 सब सेक्शन 3, किस पे डील करता है? 1 HP एक हाउस प्रॉपर्टी है, क्या किया उसका? लेट आउट भी किया आपने, फ्यू मंथ्स, कुछ महीने लेट आउट है, एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड है फ्यू मंथ्स। अरे बाप रे बाप, एक मकान लेट आउट भी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है। तो प्रश्न, क्या आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि लेट आउट है भाई। तो यहां पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? बेटा वैसे सॉल्व करें जैसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम ट्रीट जो करेंगे एज लेट आउट करेंगे, जो लेट आउट का मैंने इनकम निकालने का आपको फॉर्मूला दिया, जीएबी निकालिए माइनस प्रिंसिपल टैक्स, फिर दोनों डिडक्शन, ट्रीट एज लेट आउट। सिर्फ एक चीज का ध्यान रख लीजिए, जब आप आरआर निकाल रहे थे, एक्चुअल रेंट जो था, एआर एक्चुअल रेंट जो आपने लेना है, वो एक्चुअल पीरियड ऑफ लेट आउट ही लेना है। मतलब रेस्ट आइटम्स फॉर फुल ईयर। सिंपल सी बात है, 8 महीने किराए पे दिया था, 5,000 रुपए किराया महीने का मान लो, तो एक्चुअल रेंट आपने 40,000 लेना, पूरे साल का नहीं लेके चलना। बाकी सारी आइटम में म्यूनिसिपल टैक्स सब कुछ, ईआर जो निकालना है वो पूरे साल पे निकालो, बस इतना सा बदलाव। सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 ये कहता है मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड एचपी। तो मैं आपको अभी बता के गया था सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट 2 मकान का मिलता। भाई आपके पास क्या है? 2 से ज्यादा, तो क्या करें यहां पे? तो ध्यान दीजिए,
एनी टू, कोई भी दो, अलाउड, मर्जी है आपकी, एस हो, कोई भी दो जो आपको दिखे, आप कॉम्बिनेशंस बना लो यहां पे, कोई भी दो सेल्फ ऑक्युपाइड ले लो, बाकी अदर्स एज डीम लेट आउट। तो बाकियों को हम मान लेंगे आपने किराए पे दिए। सच तो ये है किराए पे तो दी ही नहीं है, मान रहे हैं ना। तो सर जब मान रहे हैं तो आरआर वगैरह कैसे निकलेगा, रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल? अरे तभी तो ईआर था, तो ईआर के हिसाब से निकल जाएगा। तो इसका मतलब रियल में कोई इनकम नहीं हुई, इसे इसलिए हम कॉन्सेप्ट कहते हैं नोशनल इनकम। हम मान रहे हैं आपकी इनकम। तो अगर मान लो 3 मकान है तो क्या करो, 3 ऑप्शंस बनाओ। पहले को सेल्फ ऑक्युपाइड मानो, दूसरे को सेल्फ ऑक्युपाइड मानो, तीसरे को डीम लेट आउट। तीनों की इनकम निकाल लो, टोटल कर लो। ऐसे अब सेकंड ऑप्शन में क्या करो, पहले को सेल्फ ऑक्युपाइड, दूसरे को डीम लेट आउट, तीसरे को सेल्फ ऑक्युपाइड बना दो। तो इस तरह से तीनों कॉम्बिनेशंस, 3 ऑप्शंस बना करके इनकम निकाल लो। तो जहां लीस्ट इनकम हो उसको सेलेक्ट कर लो, कि वो आपकी मर्जी है, सरकार ने आप पे छोड़ दिया। तो क्वेश्चन का साइज जरूर बढ़ जाता है यहां पे। सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 एचपी एज स्टॉक इन ट्रेड। अरे भाई धंधा है आपका मकान बेचने का, तो क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम आएगी? नो इनकम फॉर 2 years। तो हमने आपको 2 साल का बेनिफिट दे दिया। स्टॉक एंड ट्रेड रखे हो ना, ऐश करो, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। सर 2 साल के बाद देयर आफ्टर, फिर तो हम मान लेंगे डीएलओ। सर व्हाट इज डीएलओ? डीम्ड लेट आउट। भाई साहब टैक्स ठोकना चालू, मुबारक हो। तो बेटा 22 से 27 तक ये हेड है। 22 मैंने बता दिया चार्जेबल सेक्शन, 23 एनुअल वैल्यू, और 23 को पूरा खोल के आपके सामने रख भी दिया है। 24 में डिडक्शन आ गई। 25 बता दिया था देश के बाहर से लोन है, टीडीएस काटो वरना डिडक्शन नहीं मिलेगी। 27 बताया आपको डीम्ड ऑनर। सर 26 रह गया, बिल्कुल जानता हूं, इसलिए जगह यहां पे रखी हुई है 26 के लिए, टेंशन ना लें। तो सेक्शन नंबर 26 कहता आप हैं को ऑनर, मतलब एक बार साधारण उदाहरण के लिए तो यही ठीक रहेगा, 2 लोगों ने मिलकर ले लिया, वरना 4 लोग भी हो सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। कुछ लोगों ने मिलकर ले लिया। तो देखिए 2 बातें हैं, आपने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, लेट आउट किराए पे दे दी, या आप सारे जानते हैं या पर्पस होगा सेल्फ ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड कह लो। अगर लेट आउट है, कंप्यूट इनकम एज 1 हाउस। जैसे एक मकान की निकालते हैं वैसे निकाल लो, जैसे लेट आउट की निकालते हैं, वो सिखाई दी याद थी आपको। देयर आफ्टर निकाल लिया आपने इनकम, डिवाइड इन देयर शेयर। शेयर का मतलब क्या हो गया, 2 ओनर हैं, दोनों का जो भी शेयर था, आधा आधा था तो आधी आधी इनकम हो जाएगी, 60-40 था तो 60-40 हो जाएगा, बस वो बांट दो, खत्म कहानी, कोई लोचा नहीं, एक मकान मान के पक खत्म। सर अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हो तो, सेल्फ ऑक्युपाइड में तो जानते हैं आप एनुअल वैल्यू क्या रहेगी, नील रहेगी। तो अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है, हम जानते हैं एनुअल वैल्यू नील रहेगी, लेकिन जो डिडक्शन मिलती है आपको 24B की, कितने वाली, वो मैंने आपको बताया था 30,000 भी हो सकती है अगर 1499 से पहले है, और उसके बाद भी अगर रिपेयर के लिए है तो भी 30,000 होती है, लेकिन अगर बनाने के लिए है 1499 के बाद तो 2 लाख होती है। तो ये जो डिडक्शन मिलेगी ना, ये मजेदार कहानी है इसकी। ये डिडक्शन जो मिलेगी टू ईच कॉर्नर, तो ये मजा आ गया, मतलब दोनों आदमी 2-2 लाख की भी डिडक्शन खा सकते हैं। बट इस पे भी एक नोट लिखने वाली बात है, मान लो मैं हूं एक्स और आप हो वाई, तो मैं यहां से 2 लाख की डिडक्शन खा गया, तुम भी खा गए, लेकिन ऐसे एक्स मेरा एक और मकान सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो वो मैं पहले नोट आपको लिखवाया था। तो वो नोट क्या था, अब मेरे पास यहां स्पेस भी है, मैं खुद भी आपको लिख के दे सकता हूं। इफ 2 HP SO सेल्फ ऑक्युपाइड, डिडक्शन 24B की जो रहेगी वो फॉर बोथ
मैक्स 2 लाख, उससे ऊपर नहीं मिलने वाली बेटा। हाँ, कहीं ज्यादा मजे लेने के चक्कर में आ जाओ, क्लियर, तो वो नहीं रहेगी। तो विद दिस मैंने कोशिश करी एक पेज में, ये आपके सामने है, पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी हेड और लगभग कह लीजिए सारे पॉइंट आपके सामने हैं, लिख के दे दिए। आई होप सो का कोई सब्स्टिट्यूशन तो होता नहीं है। तो ये एक पेज है, अगर आपने मेरे साथ लिख लिया बड़ी अच्छी बात है, वरना ये फोटो क्लिक करके आप बाद में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप। गुड लक, गॉड ब्लेस, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, और आज के दिन तो अदर्स भी, वो भी आपके हाथ में है। थैंक यू।